हम योगी कभी अपना जन्म स्थान, उम्र या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं बताते। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवाधारी सन्यासी की उत्पत्ति लोगों को पता चल जाए तो सन्यासी अपनी पवित्रता खो देता है। हम अपनी उम्र, जाति और जन्म स्थान का खुलासा नहीं करते। ये कुछ अकड़ू लाइन है धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री की। शून्य से शून्य को घटाने से शून्य ही बचता है और शून्य को शून्य से जोड़ने पर शून्य ही प्राप्त होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ही एक शून्य हैं। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, इस वीडियो में बताई गई हिस्ट्री बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। वीडियो को स्किप मत करना। ये इतिहास है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें हम सब आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, और उनके योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री का। इंदिरा गांधी की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रह्मचारी अकेले पुरुष ऐसे थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के साथ ब्रह्मचारी की नज़दीकी के कारण उन्हें भारत का रासपुतिन कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी के राज में ब्रह्मचारी की हैसियत कुछ रासपुतिन जैसी हो गई थी। रासपुतिन एक कुख्यात रूसी तांत्रिक था जो 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत ताकतवर हो गया था। उसने रूस के अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय को कठपुतली बना रखा था। उसी तरह से इंदिरा भी योग गुरु के इशारों पर चलती हुई नजर आती थी। धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री का जन्म 12 फरवरी 1924 को हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले बसैठ के चांदपुरा गांव में हुआ था, लेकिन वह पूरी जिंदगी अपना खुद का जन्म स्थान बताने से बचते रहे। शुरू में उनका नाम धीरेन्द्र चौधरी बताया जाता है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 13-14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और लखनऊ के पास गोपाल खेड़ा में महर्षि कार्तिकेय से योग की शिक्षा ली और फिर खुद योग सिखाने लगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लहराती हुई दाढ़ी, चमकदार शरीर, भारी पलकों और सम्मोहक आंखों वाले असाधारण रूप से एक सुंदर योगी थे। ब्रह्मचारी से योग सीखने वाले इंदिरा गांधी के करीबी नटवर सिंह ने योगी की तारीफ करते हुए उन्हें करिश्माई तक बता डाला था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कभी गर्म कपड़े नहीं पहने, चाहे श्रीनगर की सर्दी हो या मास्को की 0 डिग्री से नीचे का तापमान। धीरेन्द्र हमेशा अपने शरीर पर मलमल का सफ़ेद कपड़ा लपेटते थे। उनके हाथ में हमेशा सफ़ेद चमड़े का एक बैग रहा करता था जो लेडीज बैग की तरह दिखाई देता था। डोरोथी लिखती हैं, वास्तव में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शक्ल और उसका आकर्षक शरीर सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था, लेकिन उससे बात करना एक तरह की सजा थी। वो बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। बॉब ने लिखा है, वो अनंत अंतर विरोधों वाले शख्स थे। वो एक ऐसे संत थे जिनके कई मुखौटे थे। उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन तब भी उनके पास असीम शक्ति है। वो एक ऐसे स्वामी हैं जो शान शौकत से रहते हैं। वो एक ऐसे योग गुरु हैं जिनकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक है। उनसे लोग डरते हैं, डर से उनका सम्मान भी करते हैं। आगे दिलीप बॉब लिखते हैं कि उस समय 60 की उम्र के होने के बाद भी ब्रह्मचारी 45 साल से एक भी दिन ज़्यादा के दिखाई नहीं देते थे। नवंबर 1980 में एक इंटरव्यू के समय जब वरिष्ठ पत्रकार अरुण पुरी और प्रभु चावला ने ब्रह्मचारी का जन्म स्थान जानने के लिए पूरी कोशिश लगाई तो ब्रह्मचारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आप लोग यह जानकारी मुझसे नहीं ले सकते। मैं आपसे ज़्यादा चालाक हूँ। अगर आप जैसे 10 लोग भी प्रयास करें तो भी वे
अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी साल 1958 में दिल्ली पहुंचे। स्वामी की इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात कश्मीर में शिकारगढ़ में हुई थी। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नेहरू को योग सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में दूसरे कई राजनेता जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ब्रह्मचारी के अनुयायी बन गए। नेहरू के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी को योग सिखाया। 1959 में खुद नेहरू ने ब्रह्मचारी के विश्वायतन योग आश्रम का उद्घाटन भी किया। 1960 के दशक में ब्रह्मचारी को सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए हठ योग विशेषज्ञ के रूप में यूएसएसआर की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया गया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी बेटी इंदिरा गांधी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग सिखाने के लिए अपॉइंट किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के दृष्टिकोण और विचारों का मार्गदर्शन किया था। इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त डोरोथी नॉर्मन अपनी किताब इंदिरा गांधी लेटर्स टू एन अमेरिकन फ्रेंड्स में लिखती हैं, इंदिरा ने मुझे 17 अप्रैल 1958 को एक पत्र लिखा। उस पत्र में इंदिरा ने लिखा, उन्होंने अब योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत ही सुंदर योगी योग सिखाता है। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक आश्रम के लिए उन्हें शिक्षा मंत्रालय अनुदान देता था। इतना ही नहीं, ब्रह्मचारी को दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर एक सरकारी बंगला भी दिया गया था। सरकार में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का इतना अधिक प्रभाव था कि मंत्री और नौकरशाह भी उनसे उलझते नहीं थे। 1963 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री केएल माली से अनुरोध किया था कि उनके योग केंद्र का अनुदान रिन्यू कर दिया जाए। अनुभवी वकील और लेखक जनक राज ने 1950 और 60 के दशक में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया था। भवदीप कंग ने अपनी किताब में 1963 की एक घटना को जनक राज की ओर से जिक्र किया है। जनक राज के अनुसार जब नेहरू ने शिक्षा मंत्री से बात की तो श्री माली ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अनुदान नहीं रोका है, बल्कि नियमों के मुताबिक पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। एक बार ये सब सबमिट हो जाने पर वह अनुदान रिन्यू कर देंगे। नेहरू ने यह बात अपनी बेटी को बताई, लेकिन इंदिरा गांधी संतुष्ट नहीं हुई। योग गुरु के लिए इंदिरा की पैरवी से नेहरू चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि क्या मुझे श्री माली को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए? यह ब्रह्मचारी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं जमा कर सकता? जनक राज एक और ऐसा ही किस्सा याद करते हैं जब इंदिरा ने ब्रह्मचारी का सरकारी आवास में बनाए रखने के लिए तत्कालीन आवास मंत्री मेहर चंद खन्ना को एक पत्र लिखा। मंत्री ने विधिवत जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कोई आधिकारिक पोस्ट पर नहीं है, इसलिए वह अपने पिता नेहरू से सीधे उन्हें पत्र लिखने या फोन करने को कह सकती है। ऐसी स्थिति में वह स्वामी को सरकारी आवास में रहने दे सकते हैं। मगर इंदिरा ने पिता से फोन नहीं करवाया। उन्होंने जनक राज को एक पर्ची भेजी जिसमें लिखा था, स्वामी जी को सामान पैक करके जाने के लिए कहें, मैं तंग आ गई हूँ। इसके कुछ समय नाराजगी के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी फिर से पीएम आवास में नजर आने लगे। मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद ब्रह्मचारी का प्रभाव तेजी से और मजबूती से बढ़ने लगा। आपातकाल के दौरान इसमें बदलाव आया जब उन्होंने कथित तौर पर व्यापारियों और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए इंदिरा के नाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1971 के चुनाव के बाद ये योग गुरु अपने कुछ पत्रकार दोस्तों को
कैबिनेट के लिस्ट थमाता है। कुछ रोज बाद कैबिनेट का आधिकारिक ऐलान होता है। जो आधिकारिक लिस्ट निकलती है और योग गुरु की लिस्ट होती है वो 100% मैच होती है। ये रुतबा था उस शख्स का, इसलिए उसे भारत का रासपुतिन कहा गया। इंदिरा गांधी के राज में उसकी तूती सिर्फ नहीं बोलती थी, बल्कि वो जो चाहता वो कर सकता था। उससे अफसरशाह से लेकर मंत्री तक सकपका जाते थे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, उस जमाने में इस तरह की धारणा बनी हुई थी कि लंबे बालों वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पहले तो इंदिरा गांधी के योग अध्यापक के रूप में उसके घर में घुसे, लेकिन फिर वो उसके चहेते बेटे का सहारा लेकर वहां लंबे समय तक टिके रहे। धीरेन्द्र 1975-77 में राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए, जब इंदिरा गांधी ने संसद को तक भंग कर दिया, आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई और नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं। धीरेन्द्र का राजनीतिक रूप से इतना दबदबा था कि नाराज हो जाने पर वो किसी भी नौकरशाह का तत्कालीन तबादला करवा सकते थे और मंत्रियों का विभाग तक बदलवा सकते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के दबदबे का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझ पर गोल डाक खाने के पास एक सरकारी जमीन को उनके आश्रम के नाम पर ट्रांसफर करने का दबदबा डालने लगे। मेरा उनको कीमती सरकारी जमीन देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने एक शाम फोन करके मुझे धमकाया कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो मुझे डिमोट करवा देंगे। एक हफ्ते बाद जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर बिठा दिया गया। गुजराल लिखते हैं, अगले दिन जब मैंने इंदिरा गांधी को पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह स्वामी ने मुझे धमकाया था, तो वो चुप रही और उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात तो ये रही कि उमाशंकर दीक्षित ने भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वो जमीन देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये रहा कि कुछ दिनों बाद उनका भी तबादला कर दिया गया और हमारी जगह कठपुतली की तरह कहना मानने वाले मंत्री ढूंढ लिए गए। जैसे जैसे संजय की ताकत बढ़ती गई, स्वामी का इंदिरा पर प्रभाव भी बढ़ता गया। 23 जून 1980 में प्लेन हादसे से संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी की अंत्येष्टि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की देखरेख में हुई। 1979 में निखिल चक्रवर्ती ने अपनी पत्रिका मेन स्ट्रीम में स्वामी को संजय गांधी के गुट का एक महत्वपूर्ण सदस्य बताया है। इंदिरा से अकेले में बात करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि संजय और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बार बार उनके कमरे में घुस आते थे। धीरेन्द्र और संजय दोनों विमान उड़ाने के शौकीन थे। अपनी आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस में खुशवंत सिंह लिखते हैं, एक घरेलू झगड़े के बाद जब इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी को अपने घर से निकालने का फैसला किया, तो वो चाहती थी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहां पर एक गवाह के रूप में मौजूद रहे। झगड़े के दौरान जब बात इंदिरा गांधी के हाथ से बाहर चली गई तो वो जोर जोर से रोने लगी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को उन्हें कमरे से बाहर ले जाना पड़ा। इंदिरा गांधी की जिंदगी के अंतिम चरण में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सारा रुतबा धीरे धीरे जाता रहा। राजीव गांधी के उदय के समय ब्रह्मचारी का पतन शुरू हो गया। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, ब्रह्मचारी और राजीव एक दूसरे के ठीक उलट थे। ब्रह्मचारी तिकड़मी थे और पारदर्शी तो बिल्कुल नहीं थे और उनका पाश्चात्य जीवन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
इंदिरा के घर में स्वामी की उपस्थिति को राजीव ने कभी भी पसंद नहीं किया। अब जब उन्हें वहां से हटाने का मौका मिला तो राजीव गांधी ने तनिक भी देर नहीं की। संजय की मृत्यु के बाद ही उनके कई साथी ब्रह्मचारी के विरोध में उठ खड़े हुए थे। कमलनाथ ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ अपने जुड़ाव का प्रचार कर रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। 80 के दशक में दूरदर्शन पर हर बुधवार ब्रह्मचारी का एक कार्यक्रम भी आता था जिसमें वो लोगों को योगा सिखाते थे। धीरेन्द्र के घटते प्रभाव का दूसरा इशारा उस वक्त मिला जब दूरदर्शन पर उनका योग सिखाने वाले कार्यक्रम को अचानक से बिना कारण बताए बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा अ पॉलिटिकल एंड पर्सनल बायोग्राफी में इंदर मल्होत्रा लिखते हैं, अगले दिन प्रधानमंत्री आवास में उनको घुसने नहीं दिया गया। हर तरफ से ये खबर फैल गई कि राजीव ने ब्रह्मचारी को दरवाजा दिखाने का फैसला ले लिया है। उनका मानना था कि ब्रह्मचारी की वजह से इंदिरा गांधी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। स्वामी ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन तक पहुंचने की आखिरी कोशिश की। जब इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो ब्रह्मचारी उस चबूतरे पर जाना चाहते थे जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। कहा जाता है कि राजीव के आदेश पर ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां से चुपचाप नीचे उतार दिया गया और जहां इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हो रहा था दोबारा उस जगह पर ब्रह्मचारी को फटकने नहीं दिया गया। जून 1994 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सके। उनके पायलट ने उन्हें खराब मौसम का हवाला देते हुए उड़ान ना भरने के लिए सलाह दी, लेकिन ब्रह्मचारी ने अपने पायलट की सलाह नहीं मानी। मानतलाई जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पर उतरने की कोशिश के दौरान ब्रह्मचारी का विमान झाड़ियों में गिर गया। विमान ने गोता लगाया और जमीन में जाकर क्रैश हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मृत्यु हो गई। वक्त ने मानतलाई के उनके आश्रम को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहीं दिल्ली वाले उनके आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नाम दे दिया गया। ब्रह्मचारी की मृत्यु के बाद न्यूयॉर्क टाइम ने उन पर 10 जून 1994 को 3 पैराग्राफ का एक लेख छापा था जिसमें लिखा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने आध्यात्मिकता के बल पर सत्ता का लाभ उठाया, लेकिन उनसे पहले कोई सन्यासी इतने लंबे समय तक और इतने विश्वास के साथ राजनीतिक गलियारे में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। इतने लंबे समय तक किसी भी राजनीतिक में नहीं टिक पाया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।